क्या आप एक स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको हिस्ट्री में कुछ खास इंटरेस्ट है? क्या आप किताबें पढ़ पढ़ के हो चुके हैं बोर पर जानकारी चाहिए मोर? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं इतिहास के कुछ पुराने पन्नों को। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैं जो भी जानकारी दूंगा आप उस पर 100% 100% विश्वास कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ईरानियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स। ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो ग्रीक सुनते ही या हम कहें मैसेडोनियन सुनते ही हमारे दिमाग में एक शख्स आता है, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, जी हाँ दोस्तों, मैं उसी अलेक्जेंडर की बात कर रहा हूँ जिसे ज़्यादातर भारतीय सिकंदर के नाम से जानते हैं, जिसने भारत को जीतने का ख्वाब देखा था। पर क्या आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर से पहले भी कई लोग थे जो भारत को जीतना चाहते थे? और वो कौन सी सीढ़ियाँ थी जिन पे चढ़कर अलेक्जेंडर विश्व विजयी कहलाया या सिकंदर कहलाया? तो अब हमें जाना होगा अलेक्जेंडर से थोड़ा पहले वाले टाइम में। और अलेक्जेंडर से पहले जब कोई भी भारत पे किसी ने भी हमला नहीं किया था, हमें पहले उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो ऐसे में चलते हैं हम करीब 600 BCE पुराने इतिहास पे। तो दोस्तों 600 BCE के आसपास कोई अभी फॉरेन इन्वेजन नहीं आया था भारत में। तो तब क्या था, भारत कहीं जनपद और महाजनपद में बटा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट की बात करें या नॉर्थ वेस्ट की बात करें, हर जगह जनपद महाजनपद थे और कई जगह तो रिपब्लिक्स भी थे। रिपब्लिक हमें सुनने में थोड़ा नया लगता है, पर दोस्तों रिपब्लिक तभी भी भारत में था। तो हर जगह लड़ाई होती थी। भारत टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा हुआ था जिनकी आपस में कभी बनती नहीं थी, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो ऐसे में एक राज्य था जिसने इन सबका फ़ायदा उठाया, इस पॉलिटिकल डिसयूनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और वो साम्राज्य हम सब जानते हैं मगध था। मगध में तब बिंबसार जो थे वहाँ के शासक थे, जो कि हरण्यका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो हरण्यका डायनेस्टी के इन्हीं बिंबसार ने सोचा कि क्यों ना ये छोटे छोटे राज्यों को ख़त्म करें और इन्हें मगध में मिलाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पर हमला किया। नॉर्थ ईस्ट पर हमला करके वहाँ के सभी छोटे छोटे राज्यों को ख़त्म करके उन सबको मगध में मिला लिया। अब ऐसे में उन्हें अपनी पावर पर बहुत अभिमान हो गया था कि पूरे भारत में अब मगध ही सबसे ताकतवर है, तो क्यों ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी जीत लिया जाए। ख्याल तो अच्छा है। उन्होंने कहा चलो अब अच्छी बात है, पूरा भारत अब मगध के नाम से जाना जाएगा। पर ये करना थोड़ा मुश्किल था, पर उनके लिए आसान भी था क्योंकि उनके पास सेना बहुत बड़ी थी। और तब मदर, कंबोज और गंधार आपस में लड़ रहे थे। तो इसका फ़ायदा उठाया मगध ने और इन सब पे अटैक करना शुरू करा। पर उसी वक्त एक और शख्स था जिसके दिल में ये अरमान थे कि मैं भी भारत को अपने अधीन कर लूँ। पर वो कोई भारतीय नहीं था, वो एक विदेशी था, एक फारसी था, एक ईरानी था, जिसका नाम था साइरस। साइरस जो है, हम उन्हें साइरस द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इतिहास उन्हें साइरस द ग्रेट कहता है। साइरस द ग्रेट जो थे फाउंडर थे अकेमेनिड एम्पायर के। अब ये अकेमेनिड क्या है? ये अकेमेनिड नहीं याद होता तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहें तो ईरानियन डायनेस्टी कह सकते हैं, पर्शियन डायनेस्टी कह सकते हैं और फारस कह सकते हैं। फारस सबसे कॉमन शब्द है हिंदी में जो तब के ईरान के लिए उपयोग होता था। अब ये ईरान आज वाला ईरान नहीं है। ये ईरान तब बहुत पावरफुल था, और ना सिर्फ ईरान बल्कि इराक और भारत के साथ बाउंड्री में थोड़ा बहुत बलूचिस्तान ऊपर नीचे चलता रहता था। ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, लेबनान और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह भी इसी के अंडर आते थे। तो उसके पास भी ताकत तो बहुत थी। तो उसने भी देखा कि यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों ना इनके लड़ने का मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए।
तो उसने देखा कि भारत में एंट्री का एक ज़रिया है और वो है हिंदू कुश की पहाड़ियाँ। अब ये हिंदू कुश आज के भारत में नहीं है, ये अब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तब जो कि इसके आसपास छोटे छोटे साम्राज्य सिमटे हुए थे जो आपस में लड़ रहे थे, तो वो सब एक चीज़ भूल गए कि यार हिंदू कुश की पहाड़ियों को कौन गार्ड करेगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पास है जिससे कोई भी आ सकता है। और इसी का फ़ायदा साइरस ने 550 BCE में उठाया और भारत में वेस्ट इंडस और सिंध को कैप्चर कर लिया। अब ये कैप्चर करके वो काफ़ी खुश था, पर वो और भारत को जीतना चाहता था, पर तब उसके सामने मगध रूपी दीवार खड़ी हुई थी जिसे हराना लगभग उसके लिए नामुमकिन था। तो ऐसे उसकी मतलब मर गया, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका पोता डरायस वन आया, उसका ग्रैंडसन डरायस वन। उसके भी मन में यही ख्वाब था कि मैं भारत को जीत लूँ किसी भी तरह। तो उसने भी हिंदू कुश की इन्हीं पहाड़ियों का फ़ायदा उठाया और भारत में दाखिल हुआ 516 BCE में और उसने पूरे पंजाब को जीत लिया। हालांकि यहाँ पूरा पंजाब इसलिए मैंने कहा है, नहीं भी कह सकते, कह भी सकते हैं, क्योंकि ये पंजाब मेनली पाकिस्तानी पंजाब, मतलब जिसे हम वेस्ट पंजाब भी कहते हैं, वो मेनली पड़ता है। हालांकि इंडियन जो हम ईस्ट पंजाब जिसे हम कहते हैं, उसके भी कुछ हिस्से इसमें पड़ते हैं, पर जनरली में हम पंजाब कह सकते हैं। अब इतना बड़ा मतलब पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट हम लगाएं, पूरा पाकिस्तान जीत के वो सब खुश थे, मतलब इंडिया जीत के वो सब खुश थे कि यार हमने तो काफ़ी बड़ा अब एरिया जीत लिया इंडिया का, हम तो बहुत ऐश और आराम के साथ रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, काफ़ी ऐश और आराम के साथ वो सब रहे, क्योंकि तब भारत सोने की चिड़िया था, हम सब जानते हैं। तो यहाँ से सोना यानी कि ऐश्वर्य तो बहुत ज़्यादा मिलता था उन्हें। तो टैक्स की बात करें तो जो ईरान का टैक्स लगता था बाकी राजाओं के टैक्स के मुकाबले ही था, पर भारत के ये कुछ हिस्से जीतने के, यानी कि हम अप्रॉक्सीमेटली कहें पाकिस्तान को जीतने के, उसको ये फ़ायदा हुआ कि उसका पूरा रेवेन्यू का 1/3 तो उसे अकेला भारत से ही मिलना शुरू हो गया। अब कितना मिलता था ये भी बताता हूँ। 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड, 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड। अब 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड कितने होते हैं? आज की भाषा में हम बात करें तो 10,372 kgs ऑफ गोल्ड उसे मिलना शुरू हो गया। अब कौन खुश नहीं होगा 10,000 किलो के आसपास का सोना प्राप्त करके, वो भी खुश था। और जिन छोटे छोटे राज्यों को वो नहीं जीत पाया या जिसकी सेना काफ़ी ताकतवर थी और जिससे लड़ने में उन्हें काफ़ी नुकसान होना था, उससे उन्होंने ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करने शुरू करे। तो मतलब भारत की भूमि को तो कैप्चर कर ही लिया, पर अंदर से भी भारत को खोखला करना शुरू कर दिया था। तो ये डरायस वन ने किया। अब जो पर्शिया था उसके रिलेशंस ग्रीक के साथ भी थे, ट्रेड रिलेशंस ग्रीक के साथ बहुत अच्छे चल रहे थे। अब ये बात अकेली फारस के साथ यानी कि पर्शिया के साथ तो सिमटी रहनी नहीं थी कि भारत सोने की चिड़िया है। तो क्या हुआ, ये बात पहुंच गई ग्रीक्स के कानों में। अब ग्रीक्स भी चाहते थे हम भारत को जीते, पर भारत और ग्रीक के बीच में फारस रूपी पत्थर खड़ा हुआ था जिसे रोकना बहुत ज़रूरी था अगर वो भारत को जीतना चाहते थे। पर यह करना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने प्लान बनाया, क्यों ना हम फारस को ख़त्म करना शुरू करें। पर तब तक फारस में यानी कि पर्शिया में डरायस वन का बेटा क्सेरेक्स का राज्य था, मतलब वो वहाँ का रूलर था। अब क्सेरेक्स की बात करें तो क्सेरेक्स बहुत ही दूरदृष्टि वाला राजा था। उसने सोचा कि यार ये ग्रीक्स तो पक्का कुछ दाल में कुछ काला है, क्योंकि उससे कुछ बिहेवियर से पता चल गया था कि ग्रीक्स में ऐसा कुछ प्लान बन रहा है। आप जानते हैं तब स्पाई सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था, तो उसे पता चल गया था। अब उसने सोचा कि यार इतनी मतलब मैं ज़्यादा नुकसान चाहता नहीं हूँ, पर ग्रीक्स को
अपने देश को जीतना भी नहीं देना चाहता, मतलब फारस को नहीं जीतने देना चाहता। तो उसने क्या किया कि इंडियंस को फारस की फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। और उसने सोचा कि यार भारत सोने की चिड़िया तो है ही, पर यहाँ के लोग भी काफ़ी ताकतवर और बलवान हैं, मतलब काफ़ी पावरफुल लोग हैं, तो क्यों ना इन्हें अपनी फ़ौज में भर्ती किया जाए। और ऐसा उसने कर भी लिया। और जब ग्रीक्स ने फारस पे अटैक किया तो उन्होंने इंडियंस का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया और इससे युद्ध चलता रहा, थमता रहा, छोटा छोटे युद्ध होते रहे। कभी जो ग्रीक्स थे वो जीत जाते थे थोड़ा एरिया, कभी पर्शिया जीत जाता था। और ये सब ऐसे ही चलता रहा तब तक जब तक अलेक्जेंडर, यहाँ जिन्हें हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, उनकी एंट्री नहीं हुई थी। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उनकी मिलिट्री वॉरफेयर एक्सीलेंट थी और उनका माइंड जो था बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम कहें उनमें मिलिट्री वॉरफेयर के लिए प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में थी। और ऐसे में प्लानिंग्स के सामने और इतनी ज़्यादा स्किल्स के सामने फारस नहीं टिक पाया और फारस ख़त्म हो गया। जब अलेक्जेंडर फारस से जीता फारस को अलेक्जेंडर ने, तो उसका पूरा निस्तनाबूद कर दिया, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया। तो अब अलेक्जेंडर की एंट्री हुई कहाँ पे हुई? हिंदू कुश की पहाड़ियों पे। अब हिंदू कुश की पहाड़ियों पे एंट्री हो गई और करीब 5 महीने लगे अलेक्जेंडर को हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके भारत में दाखिल होने के लिए। और भारत में दाखिल होने के बाद क्या हुआ, किसने जीता, कौन हारा, और कुछ अनसुना इतिहास क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।